दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इनमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। शब्द की उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ये देखो मानचित्र। कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, जहाँ ग्रीन कलर दे रखा है वहाँ कृषि योग्य भूमि बताएगी। जैसे उत्तरी अमेरिका में बता रखा है, ये दक्षिणी अमेरिका का, ये अफ्रीका, ये यूरोप में बता रखा है, ये एशिया महाद्वीप में, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जगह सभी पे दे रखा है। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन ये का विज्ञान कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों पोखरों में मत्स्य पालन। विटिकल्चर द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। कल्चर मीन्स क्या होता है? एग्री, सेरी, पीसी, विटी, हॉर्टी, ये सभी का एक मतलब सबका अलग अलग इनका मीन्स है। हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों, फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कृषि तंत्र देखते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई। ये देखो कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। ये देखो निवेश मशीनरी द्वारा, फिर बीज, फिर रसायन, ये प्रक्रम है। निर्गत है, निर्गत मतलब लास्ट में क्या होता है? प्रक्रम, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जुताई होती है, बुआई होती है, छिड़काव होता है, उसके बाद फसल तैयार होती है। और इधर है भौतिक मानव कृषि निवेश। भौतिक निवेश क्या होता है? सूर्य प्रकाश होती है, फिर वर्षा होती है, तापमान, मृदा और डाल। मानव निवेश में क्या होता है? भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। रोचक तथ्य है। जैविक कृषि, इस प्रकार कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतर नहीं किया जाता। कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक,
दशाओं उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है देखते हैं। इसका कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानीय कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। क्या आप जानते हैं स्थानीय कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे जूमिंग। जूमिंग कहाँ जानी जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील में, लद्दाख मलेशिया में। स्थानांतरित कृषि। अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू और आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दैन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जलवासी कृषि। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये देखो चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इससे विस्तृत कृषि क्षेत्र अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ये देखो गन्ने की रोपण कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती जनसंख्या आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ये देखो केले की रोपण कृषि, चावल की कृषि और यह गेहूं का शस्य कर्तन मतलब कटाई की जाती है। अब पढ़ते हैं चावल के बारे में पढ़ते हैं।
यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशा जैसे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल के मध्यम तापमान, वर्षा, शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उससे मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देखो, अब देखते हैं मक्का के बारे में। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। ये देखो मक्के की कृषि। अब पढ़ते हैं कपास। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और दिन तेजी चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ये देखो कपास की खेती। अब पढ़ते हैं पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा, कैसी मृदा? दोमट की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ये देखो कॉफी की कृषि। रोचक तथ्य, कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये देखो चाय की रोपण कृषि। अब पढ़ते हैं कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों, उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है और अपने खेत की जुताई के लिए बाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं में कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडार की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत के खेत, ये देखो भारत के खेत। अब पढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो है हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जोड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ये देखो पीड़कनाशकों का छिड़काव। संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। यही फर्क है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों का। तो चलो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि लड़का फर्स्ट है कृषि क्या है। हमने देखा था कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। हमने देखा था तीन क्रियाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो कृषि कैसी है? प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। स्थानांतरित कृषि में वृक्ष को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन अध्ययन कृषि भी कहा जाता है।
लेकिन इसकी कुछ हानियां हैं, जैसे बार बार वृक्ष को काटोगे और दूसरी जगह वृक्ष काटोगे तो इस तरह मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है और इसमें मुख्य चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सरकार किसानों कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सरकार द्वारा किसानों बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना, सही उत्तर को चिन्हित करो। फर्स्ट है उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ क्या था? उद्यान कृषि का अर्थ है फलों सब्जियों को उगाना। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, किसको देखा था सुनहरा रेशा? सुनहरा रेशा पर्सन को कहा गया था। कॉफी का प्रमुख उत्पादक कौन था? कौन था? हमने देखा था ब्राजील, भारत, रूस। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक था ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कारण बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारतीय कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल हैं। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाए जाते हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति मृदा और जलवायु विभिन्न होती हैं। विभिन्न स्थलाकृति मृदा और जलवायु विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतर स्पष्ट करो। पहला है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं क्या है। हमने देखा था जैसे प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन निष्कर्षण से होता है, जबकि तृतीयक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करना है होता है। सेकंड है प्राथमिक क्रियाएं में वो आते हैं जैसे कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है, जबकि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर क्या है। निर्वाह कृषि वो होती है केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि होती है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि गहन कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इस तरह हमने चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी देखे। ठीक है, तो इस तरह हम पूरी एनसीईआरटी आराम से पढ़ेंगे और इनको सोल्व भी करेंगे। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।